हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जैसा कि हमने बताया है कि DRV स्टडी चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। उसी कड़ी में आज हम एक चैप्टर रीजनिंग और शुरुआती चैप्टर मैथमेटिक्स की चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग में कैलेंडर की चर्चा करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स रीजनिंग में जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, घन है, पासा है, कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा परीक्षण है, क्रम परीक्षण है, उनसे थोड़ा हिचक जाते हैं। तो मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। बस ध्यान से देखिए, हमारी बातों को सुनिए ध्यान से। कैलेंडर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कैलेंडर। मित्रों, ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। सूर्य है, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है मित्रों। ये डायरेक्शन है, पूरब है, पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है। दिशा का भी ज्ञान रखना आवश्यक है। तो पृथ्वी इस डायरेक्शन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तात्पर्य हुआ कि पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ चक्कर लगाती है। तो याद रहे, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी का चक्कर होता है, राउंडिंग होती है। मित्रों, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अभी उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहां पर प्रकाश है, उजाला है। बैक साइड में नहीं पड़ रही तो अंधेरा है, रात है। इस पर भी हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में चर्चा करेंगे आपसे, जिसमें हम ज्योग्राफी का टॉपिक चलाएंगे, भूगोल का। तो पृथ्वी 24 आवर्स में, 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। जहां दिन है वहां रात होगी, जहां रात है वहां दिन हो जाएगी। साथ ही साथ ये थोड़ा सा खिसक जाती है दूरी से। तो कुछ इस तरीके से राउंडिंग फिगर होता है। ऐसे घूमते घूमते पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। और इस कड़ी में पूरा एक राउंड करने में पृथ्वी को जो समय लगता है उसको एक सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष। अब सौर वर्ष में जो समय लगा 365 दिन प्लस 5 घंटा प्लस 48 मिनट प्लस 47.5 सेकेंड। याद रहे मित्रों, एक सौर वर्ष का तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसी को एक सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। और वो समय है 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। आमतौर पर इसी 365 दिन को एक
साधारण वर्ष मान लिया जाता है, जिसको साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। सौर वर्ष, साधारण वर्ष। मित्रों ध्यान से देखिए, तो ये जो समय बच रहा है, रिमेनिंग टाइम 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड, अगर ये 4 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहे तो समथिंग 24 घंटे टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी 24 घंटे को कन्वर्ट करने के लिए, एक दिन को लगभग कवर करने के लिए 365 दिन को 366 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं और फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं और इसी को कहते हैं लीप वर्ष, या हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो सज्जनों, यहां पर एक पॉइंट आता है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सर्वप्रथम किसने कहा? यहां जीएस का पॉइंट भी है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस बात की तरफ संकेत किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल है 380 से 412 ईस्वी, अर्थात आर्यभट्ट ने उस समय बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जबकि उस समय न कोई टेलीस्कोप था, न इस प्रकार की कोई दूरबीन थी, न कोई माइक्रोस्कोप था। फिर भी इन्होंने 2 पुस्तकें लिखा है, आर्यभट्टीयम और सूर्य सिद्धांत। याद रखेंगे, आर्यभट्टीयम और सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्टीयम मैथमेटिक्स की बुक है मित्रों, ये गणित की किताब है, और ये सूर्य सिद्धांत ज्योतिष की किताब है। इन्होंने शून्य की खोज किया था, जीरो। संपूर्ण विश्व को शून्य देने का श्रेय भारत को जाता है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही किया था। मित्रों विचार करिए कभी कि अगर जीरो ना होता तो क्या होता? प्रश्न है। इन्होंने पाई का मान 22/7 निर्धारित किया। तो ये बहुत सारे इस पे जीएस के क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, आर्यभट्ट से। इनको भी आप लोग कंठस्थ रखिएगा। तो मित्रों, यहां पर आपने देखा सौर वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष या अधिवर्ष। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला स्टेप हमारा चलता है कैलेंडर में। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, जिसपे 0 पर आता है रविवार, 1 पर आता है सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पति, 5 शुक्रवार, 6 पर शनिवार। याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईसवी सन की शुरुआत किस दिन से हुई थी। तो याद रखें, ईसवी सन की शुरुआत दिन सोमवार से मानी जाती है, मंडे से। ईसवी सन की शुरुआत सोमवार से हुई। अगर किसी ने प्रश्न कर लिया कभी भी कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो आप बिना पूछे बिना सोचे सोमवार बता देंगे। तो ये सप्ताह के दिनों की संख्या 7 हो गई मित्रों। 0 पर रविवार है, बाकी 6 लोग ये हैं, तो कुल मिला के 7 दिन होते हैं सप्ताह में। महीनों के नाम तो आप जानते ही होंगे।
महीनों के नाम हिंदी मास भी है और अंग्रेजी महीना भी है। तो जैसा कि अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने कुछ 30 के हैं, कुछ 31 के हैं, कुछ 28 के हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, थोड़ा सा इसको कंठस्थ कर ले, जबानी याद रखिएगा। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 की फरवरी, शेष माह 31, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 4 महीने 30 के, फरवरी कभी 28 की, कभी 29 की, बाकी जितने बचते हैं सब 31 दिन के होते हैं। मित्रों, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपके लिए जरूरी है, कैलेंडर में क्वेश्चन बनेंगे भी। तो अगर हम कह दें कि कोई महीना अगर 31 दिन का है, सपोज दैट जनवरी है तो 31 दिन की है। अगर हम प्रश्न कर लें कि इसमें कितने सप्ताह होंगे, तो स्वाभाविक है कि आप 7 का भाग लगा देंगे, क्योंकि सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। 7 का भाग लगाएंगे तो 4 सप्ताह बनेगा, 7 चौक 28, फिर भी 3 बचा रहेगा दिन। 3 जो शेष बच जाता है उसी को विषम दिन कहते हैं, उसी को विषम दिन कहते हैं। जो शेष बच जाएगा उसको विषम दिन कहेंगे। इसी कड़ी में अगर कोई महीना 30 का है तो उसमें 7 का भाग लगाएंगे, 4 सप्ताह तो बनेंगे, लेकिन 2 शेष बच जाएगा, अर्थात 2 विषम दिन बचेंगे। अगर फरवरी 28 की है तो 4 सप्ताह तो होंगे, लेकिन विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी, 0 शेष बचेगा। अगर फरवरी 29 की है तो उसमें 7 चौक 28, 4 सप्ताह बनेंगे, लेकिन दिन 1 विषम बच जाएगा। तो आपको याद रखना है, कोई महीना अगर 31 का है तो उसमें 3 विषम दिन, अगर 30 का है तो उसमें 2 विषम दिन, अगर फरवरी 28 की है तो 0 विषम दिन, अगर फरवरी 29 की है तो 1 विषम दिन बचेगा। ये विषम दिनों का कैलकुलेशन है जो पूरे कैलेंडर की जान होगा। ध्यान से इसको समझते चलें, बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। घबराने की बात नहीं है, कैलेंडर है, थोड़ा टफ रीजनिंग होती है, लेकिन बहुत सरल बना देंगे, इसको पानी की तरह बहा देंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए कैसे चल रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि महीने में सप्ताह और विषम दिन, ठीक। दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा वर्ष में विषम दिन देख लें। अगर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष 365 दिन का है, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो स्वाभाविक है, हमने आपसे बताया कि सप्ताह के दिनों की संख्या 7 है, 7 का भाग लगा दें इसमें। जब आप इसमें 7 का डिवाइडेशन कर देंगे तो इसमें देखेंगे 7 बचे 35, 1 36, 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन बचेगा। इसमें 52 सप्ताह बनेंगे, 1 विषम दिन बचेगा। इसी कड़ी में अगर पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष, लीप वर्ष क्योंकि आपको पता है कि 366 दिन का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? तो 7 बचे 35, 7 दूनी 14 प्लस 2 डेज, 2 विषम बचेगा शेष। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करिए, ये हार्ड से हार्ड रीजनिंग को बिल्कुल यहां पर पानी की तरह बहाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल ध्यान को लगा के रखिएगा। आगे देखते हैं। इसी कड़ी में हम लोग विचार करेंगे 100 वर्षों में, शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों में। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यह ध्यान देना होगा कि हमें लीप वर्ष पता करना है। लीप वर्ष कैसे पता करेंगे, इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, जो भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगा वह वर्ष लीप वर्ष होगा।
अर्थात उसकी फरवरी 29 दिन की होगी। और जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा वह साधारण वर्ष होगा, उसकी फरवरी 28 दिन की ही होगी। तो हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे 2020 लीप वर्ष था तो 24 लीप होगा, 28 लीप होगा, 31 लीप होगा, मतलब हर चौथा वर्ष लीप हो जाएगा। तो अगर हम लीप पता करना चाहें तो इसमें 100 में 4 का भाग लगा देंगे तो पता चलेगा कि 25, देखें आप ध्यान से, 100 भागे 4 करेंगे तो इसमें 25 तो लीप आ जाएगा। 25 जब इसमें से लीप निकल गया तो 75 साधारण बच जाएगा। 25 लीप होगा, 75 साधारण वर्ष बच जाएगा। किंतु ध्यान दें, जिस समय मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष लगभग 24 घंटे का समय बढ़ गया था तभी तो लीप वर्ष हुआ था, लेकिन उसमें पूर्णतः 24 घंटा बढ़ा नहीं था, उसमें अभी कमी थी, 0.03 दिन कम था, 0.03 दिन उसमें कम था। अगर ये कमी 100 वर्षों तक चले, मल्टीप्लाई अगर 100 कर देंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 0.312 दिन, तो ये हो जाएगा 3.12, अर्थात लगभग 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस 3 दिन को कवर करने के लिए हम 3 शताब्दियों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 शताब्दियों में लीप वर्षों को एक लीप वर्ष कम कर देंगे। इस कड़ी में अगर यहाँ 25 लीप है तो इसको हम 24 लीप बना लेंगे। जब 24 लीप बनाएंगे तो ये साधारण वर्षों की संख्या 76 हो जाएगी। 24 लीप और साधारण वर्ष 76 हो गए साधारण। तो आपको पता है कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 24 लीप में कितने होंगे, 24 दूनी 48 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन, टोटल विषम दिनों की संख्या। अब यहाँ टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 8 6 14 की 4, 7 4 11 12, 124 विषम दिन हो रहे हैं। अब 124 चूंकि 7 से ज्यादा है, सप्ताह के दिनों की संख्या 7 से ज्यादा है, भागे 7 कर दें तो 7 एकम 7, 5 12 54, 7 7 49, 5 54, यहाँ 5 शेष बचेगा, 5 विषम दिन। जो शेष बच जाता है वही विषम दिन हो जाता है। तो इस कड़ी में ये क्लियर हुआ मित्रों, ये थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस कड़ी में क्लियर हुआ कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। यदि 100 वर्षों में 5 विषम दिए, मैं आपको थर्ड इसलिए समझा रहा हूं, ये कहीं पूछा नहीं जाता, किंतु आपको समझाने के लिए मैंने ये बातें रखी। डायरेक्ट अगर लिख देता तो आपको भ्रम होता कि ये 5 कहां से आ गए, तो भ्रम ना हो इसलिए वो बातें हमने समझाया। तो सोचो कि 100 में 5 विषम दिन, इसलिए 200 में 5 दूनी 10 विषम दिन होंगे। 10 क्योंकि 7 से ज्यादा है, जब भी विषम दिनों की संख्या 7 से ज्यादा हो तो उसमें 7 का भाग लगा देंगे, बटे 7 कर देंगे इसको, तो यहां बचेगा 3 विषम दिन। क्योंकि 100 में 5 तो 300 में 5 दिए 15 होगा, ये भी 7 से ज्यादा है, तो यहां बचेगा 1 विषम दिन। अब 5 चौक 20, क्योंकि 100 में 5 तो 400 में 5 चौक 20 होगा, लेकिन याद रहे उस 3 दिन को तो मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरी में कवर कर लिया है। अब हम लोग दशमलव जो पॉइंट में फंस रहा है वो हजारों वर्षों में कहीं दिक्कत करेगा, तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अब यहाँ पर ये लीप वर्ष अपने आप जुड़ जाएगा, तो 5 चौक 20, 1 21 विषम दिन होंगे। 21 भागे 7 करेंगे तो यहाँ 0 विषम दिन बचेगा। तो याद रहे 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन, 400 वर्षों में 0 विषम दिन या 0 विषम दिन होते हैं। अब ये जो बेस हमने आपको बताया है, थाट बताया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, कंठस्थ करिएगा
इस आधार पर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का आपका कहीं मिस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कौन सा दिन था। सपोज दैट भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस समय भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, जिस दिन, वो दिन कौन सा था। तो अब आप ध्यान से देखें, ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि 1947 अभी रन कर रहा है, पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्या हुआ है? 1946 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अर्थात 7 महीने, 7 माह, और अगस्त में 15 दिन। इसी पर ये कैलेंडर का गणित लगेगा। थॉटकेल बता रहा हूं मित्रों, बहुत ही ध्यान से इसको देखें। और ऐसे सवाल को हल करते समय सर्वप्रथम एक बात ये भी ध्यान दे दिया करेंगे कि ये जो सन दिया है कहीं 4 से डिवाइड तो नहीं है, लीप तो नहीं है। मैंने देख लिया था कि चूंकि इसकी लास्ट की संख्या विषम संख्या है और ये 4 से कट नहीं रही है, इसलिए हम समझ गए थे कि ये साधारण वर्ष है। इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का ही होगा। अब हमने आपको बताया था कि हर 400 वर्ष जो होता है वो जीरो विषम दिन बना देता है। तो 1946 में कितने जीरो विषम दिन होंगे? याद रखें कि 4 चौक 1600 वर्ष तो जीरो के बराबर चले जाएंगे। जब इसमें से 1600 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 6 4 9, 6 4 3, 9 में 6 गए 3, 346 वर्ष बचेंगे। अब हमने आपको बताया था कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 1 हो जाएगी। तो याद रखिए, हम 300 में विषम दिन 1 लिख दीजिए। अब हमारे पास बचा है केवल 46 वर्ष। 46 वर्ष में हमें पता लगाना होगा कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं। 4 का भाग लगा देंगे कि 11 चौक 44, 11 लीप हो जाएंगे। जब 11 लीप हो जाएंगे तो साधारण वर्ष कितने बच जाएंगे? 35, 11 लीप और 35 साधारण। ये 35 11 मिला के 46 हो जाएंगे। तो 11 लीप में 22 विषम दिन, 35 साधारण में 35 है, टोटल 57 विषम दिन हो जाएंगे। भागे 7 कर लीजिए तो 7 और 56, अर्थात 46 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी, 41। अब आइए महीने में फिर दिन। 7 महीने, पहला महीना जनवरी का है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, चूंकि हमने पता लगा लिया था साधारण वर्ष है। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 30 का होता है तो 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, फिर 15 अगस्त में आ जाएंगे। भागे 7 कर लीजिए, 7 दूनी 14, 1 विषम दिन बचेगा। ये सारे विषम दिन जोड़ लीजिए। 1 1 2 3 5 3 8 2 10 3 13 13 13 2 15 3 18 1 19 टोटल हो गए। भागे 7 कर लीजिए। जब भागे 7 करेंगे 7 दूनी 14, 5 बचेगा। हमने आपको बताया था इस कैलेंडर में 5वें नंबर पर 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पति, 5 नंबर पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। तो 5 नंबर पर शुक्रवार है, अर्थात भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस दिन शुक्रवार था। इस क्रम के सवाल अभी हम दोबारा फिर से सॉल्व कराएंगे, फिर से लगवाएंगे, फिर से कैलेंडर का थॉट बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो क्वेश्चन करते हैं
यह आज बेसिक बताया गया है। अभी इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, फिर से इसको समझाएंगे। इसमें आप घबराने की बात नहीं है। हर 7वां दिन स्वयं को रिपीट कर जाता है, इस बात को याद रखें। जैसे किसी ने कह दिया कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को रविवार है, तो अगला रविवार कब होगा? 1 + 7 8 तारीख को रविवार होगा, 8 7 15 को रविवार होगा, 15 7 22 को रविवार होगा, 22 7 29 को रविवार होगा। हर 7वां दिन स्वयं को दोहरा देता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, आज ये कैलेंडर का बेसिक पॉइंट हमने आपको बताया है और इस पर फिर से चर्चाएं होंगी, इस पर फिर से काम होंगे, आगे पढ़ाया जाएगा। आइए इसके पश्चात हम अगला टॉपिक अपना रखेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति से। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद।